हाँ जी, चलो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आवाज क्लीन है, देख लो एक बार, चेक कर लो। हेलो हेलो, हाँ जी चलिए। तो रिस्टोरेशन ऑफ गुड्स, रिस्टोरेशन ऑफ गुड्स मतलब लिख लो वहां पे वापस, गुड्स वापस करना। रिटर्निंग गुड्स टू द बेलर, गुड्स बेलर के है, बेली गुड्स को वापस दे देगा। सेक्शन 159 बोलता है प्रोवाइड्स फॉर रेस्टोरेशन ऑफ गुड्स लेंट ग्रेचुइटियसली, फ्री में दिया। जैसे अपने एग्जांपल के अंदर, एक सेकंड, जैसे अपने एग्जांपल के अंदर मैंने अक्षय गट्टानी को कार दिया था, वो ग्रेचुइटियसली था, बराबर। तो बोलते हैं कि अगर आपने ग्रेचुइटियसली फ्री में कोई गुड्स को बेलमेंट पे दिया है, लेंट किया है, तो इन दैट केस जो बेलर है, देखो क्या हो गया था, मैं प्रणव चांडक था, मैंने अक्षय गट्टानी को गुड्स को लेंट कर दिया था अपनी कार को, ठीक है। ये कैसी बिलमेंट थी? ग्रेचुइटियस बिलमेंट था। तो इन दिस केस जो पर्पस के लिए दिया था मैंने उसको, या जो जितने टाइम के लिए दिया था उसको, एक मैं वो टाइम खत्म होने के पहले भी उसको वापस मांग सकता, क्योंकि फ्री में दिया था, क्योंकि फ्री में दिया था, ठीक है ना। एक बात, वापस मांग सकते इवन बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टाइम। द लेंडर या जो द बेलर है, ही कैन आस्क फॉर रिटर्न ऑफ द गुड्स बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टाइम और बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द स्पेसिफाइड पर्पस, या बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द स्पेसिफाइड पर्पस। पहला, he can demand the goods back, or he can demand the return of the goods before the expiry of the purpose, या before the completion of the purpose, or before the expiry of the time for which the goods were lent। सिंपल, एक गुड्स को वापस मांग सकता वक्त के पहले, पर्पस खत्म होने के पहले। दूसरा, बट अगर ये जो मैंने वापस मांगा है उसके वजह से अक्षय गट्टानी बोले तो जो बेली है उसको जितना फायदा नहीं हुआ उससे ज्यादा लॉस हो गया, तो इन दैट केस मैं इंडेमनीफाई कर दूंगा, मेरे को उसको इंडेमनीफाई करना पड़ेगा। इंडेमनीफाई का स्पेलिंग गलत लिख दिया, ठीक है। क्या बोलते हैं, दूसरा पॉइंट क्या बोलता है कि अगर 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 आपने गुड्स ग्रेचुइटियसली लेंट किए थे, ये कब पढ़ रहे हैं अपन, ग्रेचुइटियसली लेंड किए थे, और ग्रेचुइटियसली आपने लेंड किए थे, तो आप वापस कभी भी मांग सकते, पर्पस खत्म होने के पहले या टाइम के पहले, बराबर। बट आपके वापस मांगने के वजह से बेली को लॉस हुआ, बेली को लॉस हुआ, जितना बेनिफिट होने वाला था उससे ज्यादा का लॉस हुआ। तो जो लॉस है, जो डिफरेंशियल अमाउंट है, मेरे को इसको इंडेमनीफाई करना पड़ेगा। ये बातें बोली हुई है यहां पे। सेक्शन 159 प्रोवाइड्स फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ गुड्स लेंट ग्रेचुइटियसली। अच्छा, मैं जो एक्सप्लेनेशन देता हूं उसके बाद में आपका काम बनता है कि आपने नोट्स को पूरा इज्जत से पढ़ने को ना। हाँ, लेंडर ऑफ अ थिंग फॉर यूज मे एट एनी टाइम रिक्वायर इट्स रिटर्न, ही कैन रिक्वायर इट्स रिटर्न, ही कैन डिमांड बैक द गुड्स एट एनी टाइम इफ द लोन वॉज ग्रेचुइटियस, मतलब इफ द गुड्स जो दिए थे वो ग्रेचुइटियस थे। ये लोन का एग्जांपल है, इसलिए यहां पे इन्होंने दिया है। इवन दो ही लेंट इट फॉर स्पेसिफाइड टाइम और पर्पस, इवन इफ वो स्पेसिफाइड टाइम के लिए दिया है, स्पेसिफाइड पर्पस के लिए दिया है, उससे पहले मैं वो वापस मांग सकता। बट इफ ऑन द फेथ ऑफ सच लोन, बट ये जो बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है, यहां पे लोन का एग्जांपल दिया है, बट अगर बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है और वो फेथ पे, मैंने अपनी गाड़ी अक्षय को दिया ना, वो गाड़ी जो मैंने अक्षय को दिया मेरी जुबान के भरोसे पे, अगर अक्षय ने एक्ट किया होगा, द बोरोवर हैज एक्टेड इन सच अ मैनर दैट इफ द रिटर्न ऑफ द थिंग लेंट बिफोर द टाइम अग्रीड, अगर उसने वो जो थिंग है, जो ऑब्जेक्ट ऑफ बेलमेंट है, उसको रिटर्न कर दिया अग्रीड टाइम के पहले, वुड कॉज हिम लॉस, उसको लॉस होगा कितना, एक्सीडिंग द बेनिफिट एक्चुअली डिराइव्ड बाय हिम, जितना फायदा हुआ उससे ज्यादा अगर लॉस होगा, इफ ही इज कंपेल्ड टू रिटर्न, तो बोलते हैं इंडेमनीफाई करना पड़ेगा द बोरोवर फॉर द अमाउंट इन विच लॉस सो ओकेजन एक्सीड्स द बेनिफिट्स सो डिराइव्ड। मतलब क्या है, जितना बेनिफिट हुआ है
उससे ज्यादा का जो लॉस है वो मेरे को वापस देना पड़ेगा बेलर को। सर ये लैंग्वेज लिख सकते क्या? नहीं, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। जो मैंने आपको बताया वो आप लिखेंगे। पीसी नोट, ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक्स या किसी भी चीज के लिए, ग्रेचुटियस बेलमेंट जो होता है, जो फ्री वाला होता है, वो टर्मिनेट हो जाता है ऑन द डेथ ऑफ बेलर या बेली। दोनों में से कोई भी मर गया तो जो ग्रेचुटियस बेलमेंट है वो टर्मिनेट हो जाता है और गुड्स अपने आप वापस आ जाएंगे बेलर को या बेली को। बेलर को, सॉरी, बेलर मर गया तो उसके बच्चे को, बेली मर गया तो वो जो गुड्स उसके पास थे बेली के पास, वो गुड्स इसको वापस मिल जाएंगे बेलर को। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है सेक्शन 155। सेक्शन याद नहीं रखा तो भी चलता, बट ये चीज याद रखना कि ग्रेचुटियस बेलमेंट खत्म हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है बाय द डेथ ऑफ द बेलर और ऑफ द बेली। ठीक है, ओके, ये बातें थी। क्या बोल रहा था सेक्शन 159 बोल रहा था अगर आपने ग्रेचुटियसली लेंट आउट किए हैं गुड्स को, ग्रेचुटियसली किसी को दी है, फ्री में दी है, तो आप जब चाहो तब मांग सकते हो, वक्त खत्म होने के पहले, पर्पस खत्म होने के पहले। बट अगर आपके फेथ पे, आपके भरोसे पे जो बेली है उसने एक्ट किया था और वो बेली को नुकसान हुआ उतना जितना बेनिफिट नहीं हुआ था, तो वो केस में आप उसको इंडेमनीफाई कर दोगे। मतलब उसको 5,000 का लॉस हुआ बट बेनिफिट हुआ था उसको 3,000 का, तो 2,000 रुपए आप उसको इंडेमनीफाई कर दोगे। ठीक है, ओके। सेक्शन 160 प्रोवाइड्स फॉर रिटर्न ऑफ गुड्स बेस्ड ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ टाइम और अकम्प्लिशमेंट ऑफ द पर्पस। सेक्शन 160 क्या बोलता है? अगर आपने गुड्स लैंड किए थे, चाहे ग्रेचुटियसली हो नॉन ग्रेचुटियसली हो, फर्क नहीं पड़ता, आपका पर्पस खत्म हो गया, आपका टाइम खत्म हो गया, तो गुड्स वापस लाके दे दो। अगर नहीं लाए तो उसको अनलॉफुल डिटेंशन ऑफ गुड्स बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? अनलॉफुल डिटेंशन ऑफ गुड्स। आगे कई डायलॉग या आने वाला है। इट इज अ ड्यूटी ऑफ द बेली टू रिटर्न और डिलीवर अकॉर्डिंग टू द बेलर्स डायरेक्शन द गुड्स बेल्ड। ये दे काट दो, विदाउट डिमांड, बिना मांगे। ठीक है ना, आपको 2 दिन के लिए दिया था, मैंने अक्षय को गाड़ी 2 दिन के लिए दिया था ना, तीसरे दिन मेरे को उसको फोन करना पड़ा, भाई गाड़ी लाके दे, गाड़ी लाके दे, गाड़ी लाके दे। ऐसा नहीं चलता, उसने बिना मांगे वापस लाके देने को ना, टाइम खत्म होने के बाद या पर्पस खत्म होने के बाद। as soon as the time for which they were built has expired or for the purpose for which they were built has accomplished. Simple सी बात है, it is the duty of the bailey to return the goods back to the bailor after the expiry of time or after the completion of specified purpose without demand of the bailor. ठीक है, नॉन डिलीवरी, अगर आप डिलीवरी नहीं करते हो तो इसको ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के सारे सेक्शन लग जाएंगे। ठीक है, अगर डिलीवरी नहीं किया, नॉन डिलीवरी ऑफ गुड्स, तो वो केस में बेलर इज एंटाइटल्ड एट हिज इलेक्शन। बेलर बेली पे सू कर सकता। सू मतलब सुसु वाला सू नहीं बे, केस फाइल कर सकता, ईदर फॉर रॉन्गफुल कन्वर्जन ऑफ गुड्स और रॉन्गफुल डिटेंशन देयर ऑफ। देयर ऑफ मतलब गुड्स, रॉन्गफुल कन्वर्जन के लिए केस फाइल कर सकता है या रॉन्गफुल डिटेंशन के लिए केस फाइल कर सकता। ये भी एक एमसीक्यू का पॉइंट है मेरे शेरों, लिख के रख दो। ठीक है, सिंपल सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। जो काम के लिए दिया था वो काम खत्म होने के बाद गुड्स वापस लाके दे दो। जो टाइम के लिए दिया था वो टाइम खत्म होने के बाद वापस लाके दे दो बिना मांगे। अगर नहीं दिया तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रहेगा और जो बेलर है वो आप पे केस फाइल कर सकता फॉर रॉन्गफुल कन्वर्जन ऑफ गुड्स या रॉन्गफुल डिटेंशन ऑफ गुड्स। बोलेंगे मेरे साथ, सेक्शन 160 क्या बोलता? वक्त खत्म होने के बाद या पर्पस खत्म होने के बाद गुड्स को वापस डिलीवर कर दो, रिटर्न कर दो। अगर नहीं किया तो वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा और जो बेलर है वो आप पे केस फाइल कर सकता है। आप पे मतलब बेली पे, किस चीज के लिए? रॉन्गफुल कन्वर्जन ऑफ गुड्स या रॉन्गफुल डिटेंशन ऑफ गुड्स। ठीक है सर, ये देयर ऑफ वेयर ऑफ है ना, हमको समझ में नहीं आता, ये लिखना जरूरी क्या? नहीं, आप लिख सकते हैं रॉन्गफुल डिटेंशन ऑफ द गुड्स, पूरा का पूरा एग्जाम के अंदर, बड़ा भी दिखेगा, अच्छा भी लगेगा। ठीक है, Section 161 provides for the responsibility of the bailey when goods are not duly returned. अगर गुड्स उसने वापस नहीं किए तो फिर क्या होगा? तो सेक्शन 161 बोलता कि जो भी लॉस होगा बेलर को, जो भी लॉस होगा, आपने लेट डिलीवर किया उसको, जैसे संडे को वापस आने वाला था ना, तो संडे को आने के बाद उसने मेरे को गुड्स कार मेरी वापस देने को ना था, अगर नहीं दिया तो बोलते हैं मेरे को जो डिलीवरी नहीं किया, उसने रिटर्न नहीं किया टाइम के अंदर, उसकी वजह से जो भी लॉस होगा वो लॉस अक्षय गट्टा नहीं बोले तो बेलर बेली मेरे को कंपेंसेट कर देगा। इफ बाय द डिफॉल्ट ऑफ द बेली के डिफॉल्ट की वजह से द गुड्स आर नॉट रिटर्न, डिलीवर्ड और टेंडर्ड एट अ प्रॉपर टाइम। टेंडर्ड मतलब ऑफर करना, उसने वापस, उसने बोला मेरे को फोन करके कि भाई लेके जा, ये टेंडर नहीं हुआ। उसने मेरे को बोला भाई लाके दूं क्या? कब? रात को 12 बजे। मैं बोला बावला है क्या, रात को 12 बजे कैसे लाके देंगे? कल सुबह लाके देना।
ठीक है ना। टेंडर्ड मतलब ऑफर्ड टू रिटर्न। ही इज मतलब बेली इज रिस्पॉन्सिबल टू द बेलर फॉर एनी लॉस, डिस्ट्रक्शन और डिटोरेशन ऑफ द गुड्स फ्रॉम दैट टाइम। ठीक है ना। मतलब क्या है, संडे के बाद में उसने मेरे को संडे को रात को लाके देना था 7 बजे। अगर उसने संडे को रात को लाके नहीं दिया, वो वापस आ गया, उसने लाके देना था। अगर उसने नहीं लाके दिया, उसने मेरे को लाके दिया मंडे को सुबह 10 बजे 10 AM, तो ये दौरान जो भी मेरे को लॉस हुआ ना रिटर्न के वजह से, वो मेरे को कंपेंसेट करके देगा। वो मेरे को क्या करके देगा? कंपेंसेट। वो मेरे को क्या करके देगा? कंपेंसेट करके देगा। समझे? ओके। सेक्शन 160 160 सॉरी 159 160 161, एक ऊपर अपन ने देखा था 165। ठीक है। ओके सर, ये पूरे के पूरे, अरे आप टेंशन मत लो, इसका जब रिवीजन करवाऊंगा लास्ट में पूरा कोर्स खत्म होने के बाद में, तो जोरदार तरीके से आपको रिवीजन हो जाएगा, आप टेंशन मत लो। ठीक है। हाँ, सेक्शन 163 क्या बोलता? इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी, ये तो बात हमेशा की है। इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी, अगर कॉन्ट्रैक्ट है अलग वाला, तो वो अलग वाला स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट प्रिवेल करेगा। नॉर्मली क्या है, बेली इज बाउंड टू डिलीवर एनी इंक्रीज और प्रॉफिट विच हैव अक्रूड टू द गुड्स। ठीक है, क्या बोलते हैं बताओ, क्या बोल रहा है? सेक्शन 163 बोलता कि अगर गुड्स के वजह से, जो बेल्ड गुड्स है उसके वजह से अगर बेली को कुछ प्रॉफिट हुआ, तो वो प्रॉफिट बेली ने बेलर को देना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल में दिया है, मैंने अपनी गैया, अच्छा ठीक है, अपनी ग्रीष्मा जी है ना, उन्होंने बिल्ली मेरे यहाँ छोड़ी थी, ठीक है, 5 दिन के लिए, और तीसरे दिन बिल्ली को 3 बच्चे हो गए, तो वो 3 बच्चे मेरे को ग्रीष्मा जी को वापस करना पड़ता। क्यों? मेरे को कुछ बेल्ड गुड से फायदा हुआ ना। तो ये लिखा है यहां पे, काऊ का एग्जाम्पल है, अपने केस में बिल्ली का एग्जाम्पल है। ठीक है ना। हाँ, फिर ये वाला एक सेक्शन 165 बोलता, सेक्शन 165 बोलता कि अगर जॉइंट ओनर्स है, मतलब गाड़ी मेरी है और मेरे भाई की, मेरी, हम दोनों लोगों की गाड़ी है, दोनों का मिलके है, जॉइंट अकाउंट है हमारा, और हमने वो जॉइंट अकाउंट की गाड़ी अक्षय गट्टानी को दिया, तो फिर अक्षय गट्टानी गाड़ी मेरे को वापस दे या गाड़ी मेरे भाई को वापस दे, चलता। ठीक है ना। इफ सेवरल जॉइंट ओनर ऑफ द गुड्स बेल देम, बेली में डिलीवर गुड्स बैक टू वन ऑफ द जॉइंट ओनर और अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन विदाउट द कंसेंट ऑफ द ऑल इन एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट। एग्रीमेंट नहीं रहा तो, बट अगर एग्रीमेंट हुआ, मैंने पहले ही उसको बोला कि गाड़ी मेरे को जो वापस देना, मेरे भाई को देना मत, तो नालायक है, तो फिर इन दैट केस मेरे को ही देना पड़ेगा। बट अगर ऐसा नहीं है, तो चाहे वो मेरे को दे, चाहे वो मेरे भाई को दे, दोनों में से जो भी जॉइंट ओनर है उसको दिया तो चलता। फिर उसके बाद, इफ द बेलर हैज नो टाइटल टू द गुड्स, मतलब बेलर की ओनरशिप नहीं है, जो मेरे दोस्त की कार मेरे पास पड़ी थी, मैंने अक्षय को दिया, उसका एग्जांपल। एंड बेली इन गुड फेथ, अक्षय ने गुड फेथ के अंदर, देखो इसके पहले मैंने आपको क्या बोला था कि अगर किसी और की गाड़ी मेरे को दे दिया, तो फिर वहां पे जो भी लॉस हो रहा है वो उसको देना पड़ेगा, बेली को देना पड़ेगा, बराबर। हाँ, यहां पे देखो क्या बोल रहा है, बट अगर अक्षय को पता नहीं है वो गाड़ी मेरी है, मतलब उसने गुड फेथ में वो गाड़ी मेरे को रिटर्न बैक कर दिया, तो वो केस में अक्षय ओरिजिनल ओनर, जो मेरा दोस्त है, उसके लिए लायबल नहीं रहेगा। मतलब क्या है, देखो ये इनोसेंट बेली है, यहां पे ये वाले एग्जांपल में क्या बोलता, वापस से एक बार पढ़ लेते। इफ बेली हैज नो टाइटल टू द गुड्स, इफ द बेलर हैज नो टाइटल टू द गुड्स, मेरे पास कोई गुड्स का टाइटल नहीं है, एंड बेली इन गुड फेथ, अगर बेली गुड फेथ में गुड्स को डिलीवर बैक करता है टू द और अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द बेलर, अगर बेली गुड फेथ में बेलर को रिटर्न बैक करता है, तो जो बेली है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, किसको? ओरिजिनल ओनर को। बेली जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है ओरिजिनल ओनर को, ये प्रोटेक्शन के लिए है, किसके? इनोसेंट बेली लोगों के लिए। बट अगर बेली मेरे साथ में मिली भगत करके कॉनिवेंस में कुछ लफड़ा करते हैं, हम किसी और के गुड्स को अनऑथोराइज्डली यूज करते हैं, तो वो केस में जो बेली है वो ओरिजिनल ओनर के लिए लायबल है। ठीक है। पीसी नोट, इफ अ पर्सन अदर देन द बेलर क्लेम्स गुड्स बेल्ड, मतलब जो ओनर है उसके अलावा कोई और आदमी गुड्स का क्लेम करता है कि भैया ये मेरे गुड्स है, ही मे अप्लाई टू द कोर्ट टू स्टॉप द डिलीवरी ऑफ द गुड्स टू द बेलर एंड टू डिसाइड द टाइटल ऑफ द गुड्स। मतलब क्या है, प्रणव चांडक की गाड़ी थी, प्रणव चांडक के पास गाड़ी थी, एक अपना दोस्त था, ये गाड़ी मैंने दिया था अक्षय गट्टानी को। अब ये आदमी बोल रहा कि मेरी ओनरशिप है, तो ये क्या करेगा, ये कोर्ट के पास जाएगा, कोर्ट को बोलेगा कि ये प्रणव चांडक ने अक्षय गट्टानी को गाड़ी दी है ना, आप अक्षय गट्टानी को बोलो
कि ये गाड़ी वापस से प्रणव चांडक को डिलीवर ना करे, और तुम डिसाइड करो कि वो गाड़ी का टाइटल किसके पास है। अगर ओनरशिप ये क्लेम करता है तो, अगर एक्चुअल में इसके नाम पे सब कुछ बराबर है तो फिर तो ये क्लेम वेम करने की बात नहीं, कोर्ट जाने की बात नहीं है, सीधा सा इसकी गाड़ी है। ठीक है, ओके। हाँ, तो ये रिस्टोरेशन ऑफ गुड्स क्या बोल रहा है सर? पहली बात क्या बोला था इसने रिस्टोरेशन ऑफ गुड्स ने, कि अगर ग्रेचुइटियसली दिया, वापस से मेरे साथ बोलते चलो, अगर ग्रेचुइटियसली दिया है तो जो ओरिजिनल ओनर है, जो बेलर है, वो कभी भी गुड्स को वापस मांग सकता है। बट अगर गुड्स को वापस मांगने की वजह से बेली को कुछ उतना नुकसान होता है जितना उसको फायदा नहीं हुआ, तो डिफरेंशियल अमाउंट है बेलर बेली को वापस करेगा। दूसरा बोलता है सेक्शन 160 बोलता है कि जो एक्सपायरी ऑफ टाइम है, टाइम दिया था या जो पर्पस के लिए आपको गाड़ी दिया था वो खत्म होने के बाद आपने वो गाड़ी बिना मांगे बेलर को वापस कर देना चाहिए। अगर नहीं किया तो उसको ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे, और वो केस में बेलर बेली पे केस फाइल कर सकता है। किस चीज के लिए? एक तो फॉर रॉन्गफुल कन्वर्जन ऑफ गुड्स या रॉन्गफुल डिटेंशन ऑफ गुड्स। तीसरा सेक्शन 161 बोलता था कि अगर गुड्स बेली ने बेलर को डिलीवर नहीं किया टाइम के अंदर, तो जो बेलर को लॉस हुआ है वो डिफरेंशियल टाइम में वो बेलर को वापस करेगा, भरपाई करेगा। सेक्शन 163 बोलता है कि अगर बेली को कुछ फायदा होता है, कुछ बेनिफिट अक्रू होते हैं बेल्ड गुड्स से, बिल्ली से बच्चे पैदा हो गए 3, तो वो बेनिफिट्स उसने बेलर को देना चाहिए। सेक्शन 165 बोलता कि अगर जॉइंट ओनर्स है सर, तो आप दोनों में से किसी भी ओनर के पास अगर जॉइंट बेलर्स है तो आप किसी भी एक बेलर को गुड्स वापस कर सकते हो, अगर स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहा तो, अनलेस एंड अदरवाइज अग्रीड। उसके बाद में बोलता है कि अगर बेलर के पास टाइटल नहीं है और जो बेली है उसने गुड फेथ में एक्ट करके बेलर को वो गुड्स वापस डिलीवर कर दिए, तो इन दैट केस जो बेली है वो लायबल नहीं रहेगा टू द ओरिजिनल ओनर। और उसके बाद पीसी नोट सेक्शन 167 बोलता कि अगर कोई आदमी क्लेम करता है कि गुड्स जो बेल किए हैं वो उसके हैं, तो वो क्या करेगा? वो कोर्ट में जाएगा, कोर्ट को बोलेगा कि बेली को बोलो कि गुड्स बेलर को ना दे और तुम डिसाइड करो कि ओरिजिनल ओनर कौन है। फिर जो ओरिजिनल ओनर है उसके पास में गुड्स जाएंगे। यहां तक की समरी थी। राइट ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स। फाइंडर ऑफ गुड्स के क्या क्या राइट होते हैं सर? फाइंडर ऑफ गुड्स मतलब जिसको गुड्स मिलते हैं, जो फाइंडर ऑफ गुड्स है उसकी वो सेम बेली होता है, ठीक है ना, वो बेली होता है, उसके राइट्स क्या क्या होते हैं? देखो सर, पहली बात, फाइंडर ऑफ गुड्स हैज नो राइट टू सू द ओनर फॉर कंपेंसेशन फॉर ट्रबल एंड एक्सपेंसेस वॉलेंटरीली इनकर्ड बाय हिम टू प्रिजर्व द गुड्स एंड टू फाइंड द ओरिजिनल ओनर। आज क्या बोल रहा है देखो, जो फाइंडर ऑफ गुड्स है, आपने पढ़ा होगा कि भैया फाइंडर ऑफ गुड्स केस कर सकता लॉफुल एक्सपेंसेस के लिए, लॉफुल एक्सपेंसेस के लिए। गलत है। ही मे रिटेन द गुड्स फॉर लॉफुल एक्सपेंडिचर्स, मतलब क्या है? देखो, जिसको गुड्स छपड़े, देखो क्या हो गया, मेरे को किसी के मेरा ये वाला मेरा ये गुड्स है मेरे, और ये गुड्स आपको मिल गए। अब आप बोले सर ये गुड्स को, अब आप कौन हो गए? बेली, मैं हो गया बेलर। अब आपकी क्या जिम्मेदारी है? आपको ये गुड्स को ऐसे मानना है, ऐसा इसका ध्यान रखना है जैसे कि ये गुड्स आपके खुद के बराबर हो, क्योंकि आप बेली हो गए। और फाइंडर ऑफ गुड्स की सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो बेली की होती है, बराबर। हाँ, तो अब ये गुड्स आपने क्या किया? ये गुड्स को प्रिजर्व किया। आपका काम भी होता है, आपको ओरिजिनल ओनर को ढूंढना होता है, तो इसमें जो आपका खर्चा लगा ना, उसके लिए आप मेरे पे केस नहीं कर सकते। आप क्या कर सकते हो? आप राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज कर सकते हो। मतलब आप ये गुड्स का पोजीशन अपने पास रखोगे, जब तक मैं आपको लीगल एक्सपेंडिचर्स नहीं देता तब तक आप ये गुड्स मेरे को नहीं दोगे। वही लिखा है, फाइंडर ऑफ गुड्स हैज नो राइट टू सू द ओनर। आपके पास कोई राइट नहीं है जो ओनर है उसको सू करने का, उस पर केस फाइल करने का फॉर कंपेंसेशन फॉर ट्रबल एंड जो एक्सपेंसेस है जो आपने वॉलेंटरीली अपने खुद के मन से किया है टू प्रिजर्व द गुड्स एंड टू फाइंड द ओनर। अगर ये एक्सपेंसेस इनवॉलेंटरी है, मतलब आपको पता चल गया ओनर कौन है और आपने ओनर को फोन किया, भैया आपका ये सामान मेरे पास पड़ा है, फिर ओनर ने आपको बोला कि भैया देखो मेरे को तो आने को 2 दिन लग जाएंगे, 2 दिन संभाल के रखो, वो वॉलेंटरी एक्सपेंसेस नहीं हुए, वो इनवॉलेंटरी एक्सपेंसेस है और उसके लिए आप केस फाइल कर सकते हैं। बट जो वॉलेंटरी एक्सपेंसेस है, ओनर मिलने के पहले जो भी आपने गुड्स पे खर्चा किया, गुड्स को प्रिजर्व करने के लिए, गुड्स को संभाल के रखने के लिए, वो खर्चे के लिए आप ओनर पे केस फाइल नहीं कर सकते। आप सिर्फ वो गुड्स
रिटेन कर सकते हो जब तक आपको कंपेंसेशन नहीं मिलता। Where the owner has offered a specified reward for the return of lost goods, the finder may sue for such reward and he may return the goods unless he receives it। मतलब क्या है, ओनर ने बोला कि भैया जो ये सामान मेरा ढूंढ के देगा उसको मैं 10 लाख रुपए दूंगा, तो फिर वो केस में आप ओनर पे 10 लाख रुपए के लिए क्लेम कर सकते हो और आप गुड्स रिटेन कर सकते हो जब तक आपको 10 लाख रुपए नहीं मिलते। पीसी नोट, अपन का नोट क्या बोलता है, द फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स, जो जिसको गुड्स छपड़े, can ask for reimbursement of expenditure incurred for preserving the goods but also for searching the true owner। ठीक है ना, मतलब क्या है, रीएम्बर्समेंट आप कायगा मांग सकते हो जो खर्चे आपको प्रिजर्वेशन के लिए लगे, प्लस जो खर्चे आपको ट्रू ओनर को ढूंढने के लिए भी लगे हैं। सेक्शन सेल ऑफ गुड्स एक्ट में देखेंगे, जो फाइंडर ऑफ गुड्स है उसकी जिम्मेदारी होती है, या अभी मैं बता देता हूं, उसकी जिम्मेदारी होती है कि उसने एक वो गुड्स को संभाल के रखना चाहिए, दूसरा उसने कोशिश करना चाहिए ट्रू ओनर को ढूंढने का। अगर ट्रू ओनर नहीं मिला और वो गुड्स प्रिजर्व नहीं हो सकते तो इन दैट केस आप वो गुड्स को बेच दोगे और बेच के जो भी आपको प्रोसीड्स मिले हैं आपको वो ओरिजिनल ओनर को देना पड़ता है और जो खर्चे लगे हैं वो माइनस करके देंगे ऑब्वियसली। तो क्या बोलता है पीसी नोट, क्या बोलता है, जो फाइंडर है वो रीएम्बर्समेंट मांग सकता है, कहेगा एक एक्सपेंडिचर फॉर प्रिजर्विंग द गुड्स और दूसरा एक्सपेंडिचर फॉर सर्चिंग द ट्रू ओनर। इफ द रियल ओनर रिफ्यूजेस टू पे कंपेंसेशन, अगर रियल ओनर बोलता मैं नहीं देता बे, तो फिर क्या करेगा, तो फिर जो फाइंडर है वो उस पर केस नहीं कर सकता बट वो गुड्स अपने पास रख लेगा। बोले अच्छा ठीक है, नहीं देता के पैसे, बोले नहीं देता के पैसे, नहीं, बोले जा तेरे गुड्स ही नहीं देता, तेरे को जो उखाड़ना है उखाड़ ले। ऐसा सेल ऑफ गुड्स बाय फाइंडर ऑफ गुड्स, फाइंडर ऑफ गुड्स बेच भी सकता। अच्छा सर फाइंडर ऑफ गुड्स बेच सकता क्या, नहीं बेच सकता, क्यों, क्योंकि गुड्स बेचने के लिए ओनरशिप लगती, बट कभी कभी फाइंडर ऑफ गुड्स जिसके पास ओनरशिप नहीं है तब भी वो गुड्स बेच सकता। कब, इफ ओनर कैन नॉट बी फाउंड विद रीजनेबल डिलीजेंस, ओनर को ढूंढ ही नहीं पा रहे हैं, जिसे ढूंढता हूं मैं हर घड़ी वो मुझे मिलच नहीं बोलते, मिलच नहीं, या ढूंढने के बाद वो पैसे देने से मना कर दे रहा है, तो जो फाइंडर है वो गुड्स को रीसेल कर सकता है। अगर इफ द गुड्स थिंग्स इज इन डेंजर ऑफ पेरिशिंग और लूजिंग द ग्रेटर वैल्यू, मतलब जो गुड्स है वो पेरिशेबल नेचर के है, टमाटर है खराब हो जाएंगे 4 दिन के बाद, क्या रुकना क्या नहीं, या खराब नहीं होंगे बट उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो खत्म हो जाएंगी, 100 रुपए की चीज है 10 रुपए में बिकेंगी, तो वो केस में वो बेच सकता है। एक तो कब, जब गुड्स, फाइंडर ऑफ गुड्स को सेल कब कर सकता है, जब वो गुड्स पेरिशेबल नेचर के हैं। दूसरा, जब जो लॉफुल चार्जेस है वो 2/3 ऑफ इट्स वैल्यू के बराबर है, तो वो केस में भी वो गुड्स बेच सकता है रिटेन करने के जगह। इसका मतलब क्या है, जो फाइंडर है, अच्छा चलो ठीक है रुक जाओ, ये भी बता देता हूं और फिर आप देख लो। नहीं ठीक है, खत्म हो गया फाइंडर ऑफ गुड्स, खत्म हो गया ना। खाओ, जो फाइंडर ऑफ गुड्स है इसके बारे में लिख लो। पहली बात सर, ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बेली जैसी होती है, बेली जैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एक दूसरा, ही कैनॉट सू ओनर ऑफ गुड्स। तीसरा, he may retain the goods if owner does not pay क्या, एक expenses of preserving good और दूसरा expenses of सर्चिंग द ओनर। नेक्स्ट पॉइंट,
मे सेल, वो गुड्स को बेच सकता है, मे सेल इफ गुड्स आर ऑफ पेरिशेबल नेचर, और दूसरा इफ लॉफुल एक्सपेंसेस ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2/3 वैल्यू ऑफ गुड्स। इसका मतलब क्या है? एग्जाम्पल, वैल्यू है गुड्स की, वैल्यू ऑफ गुड्स है गुड्स की सर ₹20,000, और जो अपन ने एक्सपेंसेस किए हैं गुड्स पे और फाइंडिंग ट्रू ओनर पे वो है 15,000। अच्छा, ये 21,000 कर दो और ये 15,000, तो बताओ एक्सपेंसेस कितने हैं? वैल्यू ऑफ गुड्स का 2/3 निकालना, 21,000 इंटू 2/3, तो ये हो गया 14,000। 14,000 से ज्यादा एक्सपेंसेस है क्या? हाँ है, तो आप बेच सकते हो, खत्म। मतलब 14,000 से कम एक्सपेंसेस है, आप गुड्स को बेच नहीं सकते, आप गुड्स को अपने पास रख सकते हो एक रीजनेबल टाइम तक के लिए, ऐसा नहीं पूरी जिंदगी भर अपने ही पास रखो। क्यों? क्योंकि उस पे केस तो आप फाइल नहीं कर सकते। ठीक है, ओके, ये सारी बातें हैं, लिख लो। फाइंडर ऑफ गुड्स इसमें खत्म हो गया जिंदगी। फाइंडर ऑफ गुड्स का क्वेश्चन आया तो इतने पॉइंट लिखना, 4 मार्क का क्वेश्चन रहेगा। 4 में से 4 मार्क से 1 भी मार्क कम मिला तो प्रणव जांडे को आके जूते मारना। ठीक है, पहले ढूंढ के तो दिखाओ बे। हाँ, ओके, बेली इज लीन। बेली मतलब जिसको गुड्स अपन ने डिलीवर किया उसका लीन है। अच्छा, ये लीन कब होता है? देखो क्या होता है पता है क्या, बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जब एक आदमी अपने गुड्स किसी और को देता है, किसी और को देता है उस पर कुछ काम करने के लिए। जैसे मैंने अपनी गाड़ी शोरूम वालों को दिया था, काय के लिए? सर्विसिंग करवाने के लिए, उसका डेंटिंग पेंटिंग करवाने के लिए, तो मैं हो गया बेलर, शोरूम वाले हो गए बेली, बराबर। तो जो बेली है उसने अगर गुड्स पे कुछ प्रोसेस कैरी आउट किया है, कुछ काम किया है, एंड बेलर जो है वो पैसे नहीं दे रहा, तो बेली के पास राइट है कि जो बेली है वो जो गुड्स है उनको अपने पास रिटेन करके रख सकता है जब तक मैं उसके पैसे नहीं देता। वही लिखा है यहां पे। When the bailey rendered any services involving the exercise of labor or skill in respect of the goods bailed, he has a right to retain such goods until he receives due remuneration for the services he rendered on them। बराबर। एग्जाम्पल लिख लेना शोरूम वाले का, शोरूम नहीं, सर्विसिंग, कार सर्विसिंग, वहां लिख लेना प्रणव सर की कार सर्विसिंग। ठीक है, ये हो गया सर अपना बेलमेंट खत्म, सम गया। ठीक है, सारी बातें अभी तक याद है? हाँ। ये बॉटल का क्या हो गया मालूम है क्या? इधर का है ना, इधर का फूटे हुआ है, तो मैं इसको इधर से पी रहा था, आधा पानी यहाँ गिर रहा, मैं सोच रहा साला इसको हुआ क्या, फिर मैंने देखा तो अरे बॉटल फूटी हुई है, फिर मैं इसको इधर दूसरे तरफ से पी रहा। तुमको पता रहने को ना मैं कितना स्मार्ट हूं, देखो सोचो। हाँ जी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज छोटा सा है, छोटा सा खत्म कर देते, 2 पेज का है, 1.5 पेज का है, खत्म कर देता। प्लेज क्या रहता सर? प्लेज भी कुछ नहीं है, प्लेज भी सेम टू सेम बेलमेंट है, प्लेज भी एक बेलमेंट है। ठीक है, देखो प्लेज में क्या रहता, प्लेज के अंदर बेलमेंट इंक्लूडेड रहता हमेशा, प्लेज के अंदर बेलमेंट हमेशा इंक्लूडेड रहता। प्लेज मतलब प्लेज मतलब गहान रखना, गहान रखना। देखो क्या होता, एक आदमी रहता एक्स, एक आदमी रहता वाई, ये एक्स वाई एक्स के पास आता, वाई एक्स वाई को लोन देता, क्या देता? लोन देता, और बदले में ये इससे कुछ सिक्योरिटी लेता। तो ये जो सिक्योरिटी लेता इन द फॉर्म्स ऑफ गुड्स लेता, उसके कुछ गुड्स है गिरवी रख देता। अब समझ लो अपने पास में ये मेरे को एक किसी से लोन लेना था 2 लाख रुपए का, तो मेरे को दे नहीं रहा था, बोले सर सिक्योरिटी लगती। मैंने बोला उसको ठीक है भैया एक काम कर, ये 3 तोले का है, 50,000 का रेट चल रहा है, ये रख ले तेरे पास। एक चेन है बोला, वो भी चेन निकाल के दे दिया, देखो चेन नहीं है अभी, चेन निकाल के दे दिया।
ब्रेसलेट और चेन उसके पास निकाल के दे दिया एज अ सिक्योरिटी ऑफ गुड्स, तो ये लोन तो ठीक है। ये यहां पे देखो, ये आदमी ने इसको देखो, मेरी नजरों से देखो, मेरी नजरों से देखो, ये आदमी ने इसको दिए गुड्स, तो ये हो गया सर बेली, और ये हो गया सर बेलर। इसने अपने गुड्स इसको दिए, हाउ, ट्रांसफर ऑफ पोजेशन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ, ट्रांसफर ऑफ पोजेशन हुआ एक। दूसरा, क्या ये एक्स ये गुड्स अपने ही पास रखेगा जिंदगी भर? नहीं, जब ये वाई इसको लोन चुका देगा तो ये इसको गुड्स वापस दे देगा। इसका मतलब रिटर्न भी होने वाला है, रिटर्न भी होने वाला है। अगर रिटर्न नहीं हुआ, ये इसका लोन नहीं चुका पाया, तो फिर वो क्या करेगा? मिस्टर एक्स क्या करेगा? उसको डिस्पोज ऑफ कर देगा एज पर द डायरेक्शन ऑफ मिस्टर वाई। मिस्टर वाई बोलेगा मैं आपका लोन नहीं चुका सकता, आप मेरी सिक्योरिटी बेच दो, मतलब वो डिस्पोज ऑफ कर देगा एज पर द डायरेक्शन ऑफ बेलर। तो सर क्या ये एक तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज। जब आप किसी से सिक्योरिटी पे डेट लेते हो, उधार लेते हो, लोन लेते हो और उसके बदले में उसको कुछ सिक्योरिटी देते हो, तो उसको बोलते हैं प्लेज, गिरवी रखना अपनी चीजें। और ये इंक्लूड्स बेलमेंट ऑल्सो। इसका मतलब क्या है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज इंक्लूड्स कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, ठीक है ना? ओके। बेलमेंट ऑफ गुड्स एज सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ डेट और परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस इज कॉल्ड प्लेज, बराबर है। परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस मतलब मैंने उससे लोन लिया, मैंने उसको वादा किया कि मैं वापस दे दूंगा, अभी ये वादा पूरा नहीं किया या ये वादे की सिक्योरिटी है वो गुड्स। अ प्लेज इज अ बेलमेंट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी बाय वे ऑफ अ सिक्योरिटी, बराबर है, बाय वे ऑफ अ सिक्योरिटी के लिए देते हैं, ठीक है। पॉनर कौन रहता? पॉनर बेलर, जो बेलर है जो गुड्स देता है उसको बोलते हैं पॉनर, और पॉनी मतलब वो जिसके पास गुड्स दिए हैं अपन ने, ठीक है ना। इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज द पॉनी मतलब जो बेली है is in the possession of and has a special property in the goods which is entitled to retain to secure repayment of the पॉनर। इसका मतलब क्या है? जो पॉनी है जिसके पास अपन ने गुड्स बेल, जिसके पास अपन ने गुड्स रखे हैं, गिरवी रखे हैं, उसके पास वो गुड्स की स्पेशल प्रॉपर्टी रहती और वो गुड्स को डिटेन कर सकता, रख सकता जब तक अपन उसको पेमेंट नहीं देते। इसका मतलब टू सिक्योर रीपेमेंट। अनलाइक अ मॉर्गेज, a contract of pledge does not have the effect of transferring any interest in the property in favor of pawning. Delivery of goods is necessary to complete a contract of pledge। ये तो बराबर है, गुड्स को डिलीवर करना पड़ेगा। अब प्लेज और मॉर्गेज में क्या फर्क रहता है? देखो सर, मॉर्गेज के अंदर क्या रहता मालूम है क्या? जो जिसके पास आप प्रॉपर्टी अपनी मॉर्गेज करते हो उसके पास स्पेशल इंटरेस्ट या प्रॉपर्टी में जो है वो राइट चले जाते हैं, वो आपकी प्रॉपर्टी बेच सकते हैं आपकी परमिशन के बगैर। बट प्लेज के केस में ऐसा नहीं होता। ये बहुत डिटेल डिस्कशन है, इसको मैं यहां पे नहीं लेके आता हूं, ठीक है। राइट ऑफ पॉनी, पॉनी मतलब बेली, जिसने लोन दिया, जिसने लोन दिया है। दिया दिल, दिल दिया क्या किया। सेक्शन 173 प्रोवाइड्स दैट पॉनी में रिटर्न द गुड्स प्लेज, वो पॉनी गुड्स को प्लेज कर सकता, पॉनी जो गुड्स है उसको रिटेन कर सकता है। नॉट ओनली फॉर द पेमेंट ऑफ डेट और परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस, सिर्फ जो लोन है उतने अमाउंट के लिए नहीं, प्लस उसके इंटरेस्ट के लिए भी कर सकता है। इंटरेस्ट के साथ जो नेसेसरी एक्सपेंसेस है उसके लिए भी कर सकता है, ठीक है ना। मतलब क्या है, अगर आप बैंक से कुछ लोन लेते हो, बैंक को कुछ गारंटी देते हो, तो बैंक आपसे पहले तो प्रोसेसिंग फीस के लिए भी, या जो भी रीपेमेंट है, वो रीपेमेंट को अगर आपको जल्दी करना है तो जो प्री पेमेंट चार्जेस है उसके लिए भी ले सकता है, इंटरेस्ट के लिए भी वो प्रॉपर्टी आपकी रख सकता है, या जो लोन का अमाउंट है एक्चुअल प्रिंसिपल अमाउंट उसके लिए भी रख सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। सेक्शन 175 प्रोवाइड्स दैट, देखो पढ़ो, आप भी पढ़ो मैं भी पढ़ता हूं, कुछ नहीं है, समझाने का कुछ बाकी नहीं है। सेक्शन 175 प्रोवाइड्स दैट द पॉनी इज एंटाइटल्ड टू रिसीव फ्रॉम द पॉनर। पॉनी क्या करेगा? पॉनर से रिसीव करेगा, क्या करेगा? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय हिम फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द गुड्स प्लेज्ड। मतलब क्या है, मैंने अपनी गाड़ी या मैंने अपने गुड्स उसको दे दिए, ठीक है ना, वो गुड्स को बराबर मेंटेन करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए उसको खर्चे लग रहे हैं, तो वो खर्चे भी वो मेरे से लेगा, ठीक है। सेक्शन 176 बोलता इफ द पॉनर, मतलब जो बेलर है
वो डिफॉल्ट करता है पेमेंट ऑफ डेट में, या जो उसने वादा किया है, प्रॉमिस किया है वो परफॉर्म करने में एट अ स्टिपुलेटेड टाइम, दैट इज इन रिस्पेक्ट ऑफ विच गुड्स वेर प्लेस्ड। जो भी चीज के लिए मैंने उसको प्रॉमिस किया है, अगर वो नहीं किया है, मैंने उसमें डिफॉल्ट कर दिया, तो इन दैट केस क्या कर सकता है, पॉनी में ब्रिंग अ सूट एंड रिटेन द गुड्स प्लेस्ड एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी। वो मेरे पे केस फाइल कर देगा और जो गुड्स है वो वापस देगा कि मेरे को केस फाइल करने के बाद, नहीं, जब तक मैं उसको पैसे नहीं देता तब तक वो उसको एज अ कोलैटरल रखेगा। या दूसरा, वो जो प्लेस्ड गुड्स है वो बेच देगा मेरे को नोटिस देने के बाद। ठीक है, अगर बेचने के बाद सेल प्रोसीड जो है, जितने में बेचा वो अमाउंट ड्यू, जितना अमाउंट उसको मेरे से लेना था उससे कम है, तो जो बैलेंस अमाउंट है मैं उसको पे करूंगा, और अगर ज्यादा है तो जो बैलेंस अमाउंट है वो मेरे को पे करेगा। ठीक है, सिंपल है। सेक्शन 176 इंपॉर्टेंट है। क्या बोलता है, अगर डिफॉल्ट किया तो वो एक तो मेरे पे केस फाइल कर सकता है और गुड्स को रिटर्न कर सकता है या गुड्स को बेच सकता। अगर गुड्स को बेचा, कम अमाउंट आया तो बचा हुआ अमाउंट मेरे से लेगा, ज्यादा अमाउंट आया तो बचा हुआ अमाउंट मेरे को वापस दे देगा। पीसी नोट, पॉनी शैल नॉट रिटेन द गुड्स प्लेस्ड for any date or promise other than the date or promise for which they were placed, but such contract shall be presumed in regards to subsequent advances made by the pawnee। क्या बोलता है, क्या बोलता है, जो लोन है, ये बैंक है, इससे मैंने प्रणव चांडक ने लोन लिया, इससे लोन लिया, इसको गुड्स दिया, तो ये जो बैंक है ये गुड्स को रिटेन कर सकता। काय के लिए, ये वाले लोन के लिए, किसी और चीज के लिए ये रिटेन नहीं कर सकता। मेरा प्रॉमिस क्या था, ये लोन रीपे कर दूंगा, ये लोन की सिक्योरिटी थी ना, ये गुड्स, ये जो गुड्स है इस लोन की सिक्योरिटी थी ना, तो सिर्फ ये लोन के लिए ये गुड्स को वो रिटेन कर सकते हैं, बेच सकते हैं। इसके अलावा अगर मेरा कोई पुराना लफड़ा है तो उसको इसमें एडजस्ट नहीं कर सकते। एक, दूसरा, ये लोन के बाद में मैंने अगर सब्सिक्वेंट लोन लिए होंगे और उसमें मैंने बोला भैया देखो मैंने तुमसे लोन लिया था 10 लाख, मेरे 30 लाख का गुड्स तुम्हारे पास पड़े हैं ना, हाँ, तो वो ही सिक्योरिटी को इसमें एडजस्ट कर दो सब्सिक्वेंट लोन्स में। तो सब्सिक्वेंट लोन के लिए भी ये गुड्स को बेचा जा सकता है। बट जो चीज के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जो चीज, जो प्रॉमिस के लिए ये सिक्योरिटी है, उसके अलावा किसी और चीज के लिए ये गुड्स को वो रिटेन नहीं कर सकते। जैसे मैंने लोन ले लिया था 10 लाख रुपए का, ये लोन मैंने रीपे कर दिया, HDFC बैंक थी, ये लोन मैंने रीपे कर दिया, बट मेरा एक 2 साल पहले का क्रेडिट कार्ड जिसका बिल था, जब मैं पढ़ता था उसका बिल था 51,000 रुपए, वो मैंने पे ही नहीं किया उनको। तो बोलते सर वो तुम्हारा पुराना क्रेडिट कार्ड का बिल है ना 51,000 का, वो भी पे करो, उसके बाद में गुड्स देंगे। मतलब ये भुक्का मारूंगा तेरे को, ये गुड्स काय की सिक्योरिटी थी, ये लोन की, तो ये लोन हो गया ना, मैंने ये गुड्स वापस दे दे, ये 51,000 रुपए अलग बात है, उसके लिए अलग से आना हवेली पे। हाँ ठीक है, तो वही लिखा है। प्लेज बाय मर्केंटाइल एजेंट। मर्केंटाइल एजेंट मतलब मेरा जो एजेंट है वो कभी कभी मेरे बिहाफ पे, मर्केंटाइल एजेंट मतलब जो मेरा एजेंट है, जो मेरे पूरे के पूरे कमर्शियल ट्रांजैक्शंस देखता है, मतलब मेरे दुकान का आदमी, तो वो मेरे बिहाफ पे गुड्स प्लेज कर सकता है। When a mercantile agent is in the possession of goods और डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है उसके पास, विद द कंसेंट ऑफ द ओनर, मेरे कंसेंट के साथ में, जो प्लेज उसने किया, एनी प्लेज मेड बाय हिम while एक्टिंग इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, जो वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है उसका, मतलब जो चीज के लिए वो एजेंट है, अगर वो उसी कैपेसिटी में बिहेव कर रहा है तो वो प्लेज वैलिड रहेगा, एज इफ मैंने खुद ने उसको अथॉरिटी दी। मतलब क्या है, मेरे गुड्स है, ठीक है ना, मेरे पास एक सामान है, मेरे पास एक गुड्स है, वो मेरे दुकान के आदमी के पास है और वो मेरे कंसेंट के साथ में उसके पास है, ठीक है। जो हमारा डे टू डे बिजनेस है, वो डे टू डे बिजनेस में उसने वो गुड्स को प्लेज कर दिया, तो वो प्लेज वैलिड रहेगा एज इफ मैंने उसको ऑथोराइज किया है, ठीक है ना। हाँ, प्रोवाइडेड दैट द पॉनी एक्टेड इन गुड फेथ एंड वाज नॉट अवेयर एट द टाइम ऑफ प्लेज दैट पॉनर वाज हैज नो अथॉरिटी टू प्लेज। इसका मतलब क्या बोल रहा है, प्रोवाइडेड दैट, क्या कंडीशन के साथ, जो पॉनी है जिसके पास में जो मेरे एजेंट है उसने जो गुड्स प्लेज किए हैं वो एक्ट किया होगा गुड फेथ में, मतलब उसका कुछ लफड़ा नहीं हुआ। नहीं तो क्या हो सकता है, ये क्यों दिया है और वो पॉनी को पता नहीं होना चाहिए क्या कि जो दुकान का आदमी है वो ओरिजिनल ओनर नहीं है, मतलब उसके पास अथॉरिटी नहीं है। अगर ये सारी बातें हैं
तो जो प्लेज है वो वैलिड है। अब सर ये सेकंड पॉइंट क्यों आया? हो सकता है कोई मेरी दुकान का आदमी है जिसको पास मैंने गुड्स दे के रखे हुए बराबर, और उसने किसी एक आदमी के साथ मिली भगत किया और लोन ले लिया और मेरे गुड्स उसको दे दिए और ये पैसे लेके भाग गया। वो आदमी को पता था कि इसके पास अथॉरिटी नहीं थी, फिर यहां पे मेरी तो चक्की पिस गई ना, क्योंकि दोनों ने मिल बांट के किया। ऑन पेपर उसने दिखाया, देखो क्या हुआ, मेरी दुकान का एक आदमी था जिसके पास मेरे 10 लाख के गुड्स थे, उसके पास अथॉरिटी थी, वो बेचता था मेरे लिए गुड्स। उसने क्या किया, एक आदमी के पास गिरवी रख दिया वो गुड्स को 5 लाख रुपए में, ठीक है। अब आगे वाला आदमी जिसको पास गुड्स को प्लेज किया है वो बोलेगा 10 लाख के गुड्स साला 5 लाख में मिल रहे हैं तो क्या दिक्कत है। वह आगे वाले को पता था कि इसके पास ओनरशिप नहीं है, इसके पास अथॉरिटी नहीं है गुड्स को प्लेज करने की, बट फिर भी उसने मिली भगत करके इसको 5 लाख रुपए दिया और ये 5 लाख लेके फू चक्कर हो गया। तो अगर ऐसा है, दोनों की मिली भगत है, पॉनर और पॉनी की, और वो गुड्स किसी थर्ड पर्सन के है, तो इन दैट केस मर्केंटाइल एजेंट जो प्लेज करता है वो वॉइड रहता है, वो वैलिड नहीं रहता, ठीक है। बट अगर वो आगे वाले को पता नहीं था कि ये जो मेरा एजेंट है उसके पास अथॉरिटी नहीं है गुड्स को प्लेज करने की, और उसने गुड फेथ में एक्ट किया, तो ये जो प्लेज है वो वैलिड है, और ऐसा माना जाएगा कि वो जो मेरा एजेंट है उसके पास अथॉरिटी था और प्लेज वैलिड रहेगा। कब? अगर दोनों की मिलीभगत नहीं है तो। जिसके पास गुड्स को प्लेज किया है उसको पता नहीं है कि ये जो एजेंट है वो गुड्स का ओनर नहीं है, तो वैलिड है, ठीक है। मर्केंटाइल एजेंट क्या होता है, ये लिखा है, प्लेज इन वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर प्लेज रहा तो क्या होता? When a pawner has obtained possession of the goods pledged by him under a voidable contract under section 19 और 19A, मतलब क्या है, जो पॉनर है मतलब जो बेलर है, ये क्या करेगा, ये बेली के पास गुड्स प्लेज कर देगा। ये पॉनी है, ये पॉनर है, तो ये गुड्स लाके देगा। तो क्या बोल रहे हैं कि ये जो पॉनर है, ये जो बेलर है जिसने गुड्स को किसी और के पास प्लेज किया है, उसके पास अगर ये गुड्स अंडर अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट आए हैं, अंडर अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट मतलब देखो, एक मिस्टर एक्स थे, एक मिस्टर वाई थे और एक मिस्टर जेड थे, ठीक है। कौन सा सेक्शन बोल रहा है? 178 है, 178 है, लिख लेना बेटा। इसने इसको गुड्स दिए थे और इसने इसको पैसे दिया था, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट कौन सा था? ये वाई कौन था? डॉन था, ये वाई है डॉन, ठीक है। इसने इसको गुड्स दिए थे और इसने इसको रुपए, फक्त 2 लाख रुपए दिए थे। कितने? 2 लाख, डरा धमका के 2 लाख में खरीद लिए थे वो गुड्स, जिसकी वैल्यू 10 लाख थी। तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है सर? ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है सर? ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है सर? ये कॉन्ट्रैक्ट है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। किसके ऑप्शन पे? मिस्टर एक्स के, क्योंकि कोवर्जन मिस्टर एक्स पे हुए है। तो मिस्टर एक्स के पास 2 ऑप्शन रहते, एक तो ये कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइन कर दो, कैंसिल कर दो, या फिर ये कॉन्ट्रैक्ट को चलने दो जैसा का वैसा। इसने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया तो फिर गुड्स एक्स को वापस मिल जाएंगे, वाई को अपने 2 लाख रुपए वापस मिल जाएंगे, खत्म। पर तब की बात नहीं चल रही, ये बात चल रही है जब मिस्टर एक्स ने ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट रिसाइंड नहीं किया, कैंसिल नहीं किया, तो वो केस में क्या रहेगा? मिस्टर वाई को देखो, इसके पास रहेंगी गुड्स जो इसको मिले हैं अंडर अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, और ये गुड्स मिस्टर एक्स वाई ने मिस्टर जेड के पास प्लेज कर दिए, तो ये हो गया पॉनर और ये हो गया पॉनी। तो बोलते हैं कि अगर मिस्टर वाई मिस्टर जेड के पास कोई गुड्स प्लेज करते हैं जो उसको अंडर अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं और ये कॉन्ट्रैक्ट अभी तक रिसाइंड नहीं हुआ है, कैंसिल नहीं हुआ है, तो बोलते हैं वो केस में ये जो पॉनी है ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, ऐसा बोलते हैं। देखो, वेयर द पॉनर हैज ऑब्टेन्ड पोजीशन ऑफ द गुड्स प्लेस्ड बाय हिम, जो गुड्स उसने प्लेज किए उसका पोजीशन उसको अंडर अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट मिले हुआ है,
but the contract has not been rescinded at the time of pledge. The pawnee acquires a good title to the goods provided he acted in a good faith and without knowledge of the pawner's defect in title. मतलब ये जो आदमी है, पॉनर है, मिस्टर जेड है, इसको गुड टाइटल मिल जाएगा बराबर कब? अगर ये जो मिस्टर जेड है उसको पता नहीं था कि मिस्टर वाई के पास टाइटल नहीं है तो, एंड इसने एक्ट किया है गुड फेथ में। अगर ये मिस्टर वाई और मिस्टर जेड की मिली भगत है तो वो केस में ये प्लेज का कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं रहेगा। ये वैलिड कब रहेगा? जब मिस्टर जेड गुड फेथ में एक्ट किए हैं इनको, और दूसरा इनको आइडिया नहीं है, डज ही डोंट नो अबाउट द डिफेक्ट इन द टाइटल ऑफ मिस्टर वाई। ठीक है, ओके। ये 178 ए बताता है लिमिटेड इंटरेस्ट ऑफ पॉनर। When a person pledges the goods in which he has only limited interest, the pledge is valid to the extent of that interest only। मतलब क्या है, कोई गुड्स है जिसकी आधी ओनरशिप मेरे पास है और वो गुड्स मैंने किसी को प्लेज कर दिए, किसी के पास गिरवी रख दिए, तो इन दैट केस जो प्लेज है वो सिर्फ आधा का ही वैलिड रहेगा। आधे गुड्स, अरे मेरे और मेरे भाई के गुड्स थे, ठीक है ना, दोनों का मिला के मैंने वो गुड्स किसी और के पास प्लेज कर दिए, तो ये प्लेज कितना वैलिड रहेगा? 50% का, 50% का, क्योंकि आधा तो मेरे पास ओनरशिप ही नहीं है, मेरे भाई के पास है। ठीक है ना, ओके। सूट अगेंस्ट रॉन्ग डूअर्स। रॉन्ग डूअर्स मतलब कुछ जो गलत करता है वो। इफ अ थर्ड पर्सन रॉन्गफुली डिप्राइव्स द बेली ऑफ द यूज ऑफ पोजीशन ऑफ द गुड्स बेल्ड। इफ अ थर्ड पर्सन wrongfully deprives the बेली, wrongfully deprives मतलब गलत तरीके से बेली को डिप्राइव कर देता, बेली को वो चीज से दूर कर देता। किससे? ये जो गुड्स बेल्ड है उसका पोजीशन से। ठीक है, और डज देम एनी इंजुरी, या वो गुड्स को कुछ इंजुरी करता है थर्ड पर्सन, तो जो बेली है उसके पास वो सारी रेमेडीज रहेंगी जो ओरिजिनल ओनर के पास थी। एंड आइदर द बेली और द बेलर में सूट अबिंग अगेंस्ट थर्ड पार्टी। ठीक है, मतलब क्या बोल रहा, समझ रहा है क्या? समझ रहे क्या आप? देखो एक मिस्टर एक्स है, एक मिस्टर वाई है, इसने इसके पास गुड्स बेल किया, तो ये हो गया बेली, ये गुड्स को यूज कर सकता। बट अगर कोई थर्ड पार्टी है वो बेली को यूज नहीं करने दे रही, गुड्स को डिप्राइव कर रही है बेली को वो गुड्स को यूज करने से, तो वो केस में बेली के पास क्या ऑप्शन रहेगा? ये बेली देखो क्या हो गया, मिस्टर एक्स है, मिस्टर वाई है, मिस्टर एक्स ने अपने गुड्स मिस्टर वाई के पास दिए, ठीक है, मिस्टर वाई ये गुड्स को वापस सकते हैं। बट कोई थर्ड पार्टी है जो बेली को गुड्स यूज नहीं करने दे रही है, और बेली बोल रहा है तू मेरे को क्यों यूज नहीं करने दे रही, तो ये थर्ड पार्टी क्या बोलती बेली को? तेरे है क्या? नहीं ना, मिस्टर एक्स के है ना, तो तू मत बोल कुछ, मेरे को जो भी बोलना है मिस्टर एक्स बोलेंगे। तो वो बोलते हैं ऐसा नहीं चलता। तो ये केस में बेली जो है उसके पास वो सारी रेमेडीज रहेंगी जो इसके ओरिजिनल ओनर मिस्टर एक्स के पास है, वो जो उसके ओरिजिनल ओनर मिस्टर एक्स के पास है। इससे सिंपल एग्जांपल मेरा प्रणव चांडक, अक्षय गट्टानी, मैंने गुड्स किसको बेल किए? अक्षय गट्टानी को। मैंने अपनी कार किसको दिया? अक्षय गट्टानी को। अब कोई थर्ड पार्टी है, समझ लो मेरी गर्लफ्रेंड, ये हमें दरार लाना चाहती है, ठीक है, मैं 6-8 दिन के लिए वर्धा आ गया था पुणे से, तो मेरी गाड़ी अक्षय को दे दिया था। अक्षय बोले भाई मेरे को दे दे 8 दिन के लिए, मैं बोला ठीक है। तो मेरी गर्लफ्रेंड उसको परेशान कर रही है, उसको यूज नहीं करने दे रही बराबर से गाड़ी को, और अक्षय जब भी मेरी गर्लफ्रेंड को बोलता ना कि तू कौन है, तो बोलती है गाड़ी दे रही है क्या? नहीं ना, प्रणव की है ना, तू क्यों यूज कर रहा? तो अक्षय के पास वो सारे राइट्स रहेंगे जो मेरे पास थे। आई होप अभी क्लियर है। अपोर्शनमेंट ऑफ रिलीफ। अपोर्शनमेंट ऑफ रिलीफ मतलब क्या है? जो भी रिलीफ मिलता है बेलर बेली को किसी सूट में, तो वो दोनों के बीच में प्रपोर्शनेट हो जाएगा, जो हिसाब से उनके रिस्पेक्टिव इंटरेस्ट थे वो हिसाब से। वॉट एवर इज ऑब्टेन्ड बाय वे ऑफ रिलीफ और कंपेंसेशन इन एनी सूट,
शैल बिटवीन द बेलर एंड बेली बी डील्ड विद अकॉर्डिंग टू देयर रिस्पेक्टिव इंटरेस्ट, मतलब उनका जितना जिसमें इंटरेस्ट था वो हिसाब से, ठीक है। ओके, यहाँ अपना बेलमेंट खत्म, कुछ ज्यादा खास काम का था नहीं, सॉरी प्लेज खत्म। बेलमेंट अगर समझ में आ गया तो प्लेज आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। सिर्फ प्लेज के अंदर सेक्शन 176 काम का था, ये वाला काम का नहीं था, ये बहुत ज्यादा काम का था, ठीक है। हाँ हाँ, चलो सर खत्म ही कर देते हैं। बेलमेंट और प्लेज में क्या क्या डिफरेंस है? बेलमेंट और प्लेज में क्या डिफरेंस है? बेलमेंट प्लेज मीनिंग ट्रांसफर ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस इज नोन एज बेलमेंट, बराबर है। ट्रांसफर ऑफ प्लेज में क्या रहता? ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर एज अ सिक्योरिटी फॉर रीपेमेंट ऑफ डेट और परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस, एज अ सिक्योरिटी फॉर रीपेमेंट ऑफ डेट और परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस, एज अ सिक्योरिटी फॉर रीपेमेंट ऑफ डेट और परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस इज नोन एज प्लेज। परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस यहां नहीं लिखा है, कंजूसी किया है थोड़ा इन्होंने। पर्पस क्या रहता? पर्पस यहां पे बेलमेंट जो रहता है दैट मे बी फॉर एनी पर्पस, जो स्पेसिफाई करेंगे। गाड़ी को सर्विसिंग को देना, ठीक है, गाड़ी को दोस्त की गर्लफ्रेंड को घुमाने लेके जाना, गाड़ी को संभाल के रखना, गाड़ी को रिपेयर पे दे देना, गाड़ी को प्रोसेसिंग करवाने के लिए देना, एनी पर्पस कैन बी देयर फॉर बेलमेंट, बट फॉर प्लेज ओनली द पर्पस इज सिक्योरिटी। प्लेज इज मेड फॉर डिलीवरिंग गुड्स एज अ सिक्योरिटी फॉर पेमेंट ऑफ डेट और फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस। अच्छा, बेलमेंट में यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है फॉर सेफ कस्टडी, जैसे उनने बिल्ली ला के दिया, फॉर रिपेयर जैसे मैंने शोरूम में सर्विसिंग को दिया था, फॉर प्रोसेसिंग मतलब वही सेम थिंग कि कुछ ना कुछ प्रोसेस कैरी आउट कर रहा हूँ। कंसिडरेशन, इसमें कंसिडरेशन हो सकता है या नहीं भी हो सकता। प्लेज में हमेशा कंसिडरेशन रहता है, बदले में वो मेरे को पैसे देते। राइट टू सेल, बेलमेंट के केस में राइट टू सेल नहीं रहता, बट प्लेज के केस में जो पॉनी है उसके पास राइट टू सेल रहता अगर वो गुड्स, अगर उसने वो डेट है उसको रीपे नहीं किया या जो प्रॉमिस है उसको परफॉर्म नहीं किया है। राइट टू यूज बेलमेंट के केस में रहता, प्लेज के केस में राइट टू यूज नहीं रहता, और यही एक डिफरेंस है बेलमेंट और प्लेज के अंदर, राइट टू यूज नहीं रहता। ठीक है, 1 घंटा 52 मिनिट हुआ अभी। एजेंसी है तो वो नंतर सीखा था। हाँ, तो ये आप इतना पढ़ लेंगे, मैंने सब बता दिया आपको, आप जिंदगी में आगे बढ़ लो, बहुत जोरदार हो जाएगा। अभी 1 या 2 दिन में आपको पूरा सेटअप ये बदल के दिखेगा पूरा का पूरा, और उसी चीज़ के लिए थोड़े लेक्चर्स भी डिले हो सकते हैं, तो उसका आप टेंशन मत लेना। मोना को खाने का जितना बड़ा है वो रिवाइज कर लेना, टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन रहना, उसके अंदर क्वेश्चन बैंक दी जाएंगी। शुक्रिया, धन्यवाद मंडळ, आपले बहुत बहुत आभारी आहे।